जासूस ज्योति मल्होत्रा कांड के बाद एक्शन में है यूपी सरकार। यूपी के रेलवे स्टेशंस पर फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी बैन करने का फैसला लिया गया है। तो ये बड़ा फैसला है। उत्तर प्रदेश के रेलवे स्टेशंस पर फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी बैन। सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए फैसला लिया गया है। रेलवे ने स्टेशंस पर निगरानी बढ़ा दी है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, उत्तर प्रदेश के रेलवे स्टेशंस पर फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी बैन करने का फैसला लिया गया है। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी बलराम पांडे इस वक्त मौजूद है। जरा जानते हैं बलराम पांडे से। बलराम, ये रेलवे स्टेशंस पर फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी बैन करने का फैसला यूपी सरकार की तरफ से लिया गया है। उत्तर प्रदेश के तमाम रेलवे स्टेशंस पर या फिर कुछ मुख्य शहरों के मुख्य रेलवे स्टेशंस जिसमें अयोध्या, मथुरा, वाराणसी जैसे शहर आते हैं? बलराम, क्या है जानकारी पूरी? देखिए, आपको बता दें कि जिस तरीके से ज्योति मल्होत्रा पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में गिरफ्तार हुई हैं और तमाम वीडियो उनके सामने आए हैं कि किस तरीके से उन्होंने रेलवे स्टेशन पर वीडियो बनाया, उसे पाकिस्तान तक साझा किया और उसको सोशल मीडिया पर भी डाला। कई खुफिया जानकारी उन्होंने साझा की। उसको लेकर के सरकार की तरफ से और रेलवे प्रशासन की तरफ से ये एहतियातन कदम उठाया गया है कि बिना किसी इजाजत के, यानी बिना परमिशन के रेलवे विभाग के कोई भी वीडियोग्राफी या कोई भी रील रेलवे स्टेशन पर नहीं बना सकता है। और खास तौर से पूरे उत्तर प्रदेश के जो रेलवे स्टेशन है वहां पर यह हिदायत दी गई है। रेलवे विभाग पूरी तरह से सतर्क है और उसने स्पष्ट कहा है कि बिना प्रशासनिक अधिकारियों की अनुमति के कोई भी रेलवे स्टेशन पर ना तो रील बनाएगा और ना ही वीडियोग्राफी करेगा, क्योंकि कुछ संदिग्ध ऐसे लोग भी हैं। जब एक के बाद एक जासूसी के आरोप में लोग गिरफ्तार हो रहे हैं और उसको लेकर के प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। और खास तौर से रेलवे प्रशासन की अगर बात करें तो उसने स्पष्ट कहा है कि चाहे वो मथुरा हो, चाहे अयोध्या हो, चाहे प्रयागराज हो, या भी जो तीर्थ स्थल है, या लखनऊ हो, कानपुर हो, जो संवेदनशील रेलवे स्टेशन है या जो जिले हैं, वहां पर भी एहतियात बरता जाएगा। और साथ ही पूरे उत्तर प्रदेश के जो रेलवे स्टेशन है वहां पर जो वीडियोग्राफी है, जो रील बनाते हैं लोग, उस पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया गया है। हालांकि जिन लोगों को रील बनानी है या वीडियोग्राफी करनी है उन्हें रेलवे विभाग के अधिकारियों से इजाजत लेनी होगी और अनुमति मिलने के बाद ही वो वीडियोग्राफी या फिर रील बना सकते हैं। बात बिहार में अपराधियों के बुलंद हौसले की। बीते 3 दिन की अगर बात की जाए तो बिहार के अलग अलग इलाकों में 6 लोगों की हत्या कर दी गई है। और इसके बाद बिहार में लॉ एंड ऑर्डर, कानून व्यवस्था पर सवाल है। अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हैं, इसका अंदाजा इन तस्वीरों से जरा लगाइए आप। पहली तस्वीर जो है वो पटना की देख रहे हैं आप, जहां पौष इलाके में बदमाश अंधाधुंध फायरिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं पटना में एक जो खटाल संचालक है उसकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। पटना से कुछ किलोमीटर दूर छपरा में 2 व्यापारियों की बीती रात बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी। दरभंगा में एक टीचर पर बदमाशों ने अंधाधुंध गोलियां बरसा दी। समस्तीपुर में बीते 24 घंटे में 2 लोगों की हत्या कर दी गई। पहले मामले में एक शख्स को गोली मारी गई, वहीं एक दूसरी वारदात जिसमें एक शख्स को पीट कर मौत के घाट उतार दिया गया है। तो ये वो एक के बाद एक खबरें। बात दरभंगा की, एक शिक्षक की यहां गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस वारदात को अंजाम दिया गया जब उस वक्त शिक्षक स्कूल जा रहे थे। मौके पर ही शिक्षक की मौत हो गई। मौत के बाद स्थानीय लोगों में आक्रोश है। पुलिस जल्द अपराधियों को पकड़ने की बात कर रही है। तो दरभंगा में शिक्षक की हत्या कर दी गई। जिस समय स्कूल जा रहे थे शिक्षक, उसी समय उनकी हत्या। और ये तस्वीरें आपके सामने है, देखिए कैसे बड़ी तादाद में यहां पर लोग जुटना शुरू हुए। मौत के बाद स्थानीय लोगों में आक्रोश भी है, डर भी है। तो ये 6 मर्डर जो हुए हैं और इसी से सवालों में लॉ एंड ऑर्डर है बिहार का। एक टीचर हैं मंसूर आलम जी, उनकी गोली मारने से हत्या हो गई है। एक गोली तो उनके पेट पे लगी है और एक पैक पे। उद्भेदन किया जाएगा, जल्द से जल्द इस कांड का उद्भेदन होगा। आगे बढ़ेंगे, अगली खबर का रुख करेंगे। पहले आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी निधि इस वक्त मौजूद हैं। जरा निधि से जानते हैं, निधि, किस तरीके से बिहार की ये कानून व्यवस्था अब जब सवालों में है तो जाहिर सी बात है चुनावी साल है और इसी को लेकर तेजस्वी के निशाने पर भी नीतीश सरकार है। निधि, तो बिल्कुल देखिए, सबसे पहले हम जो तस्वीरें इस वक्त दर्शकों को दिखा रहे हैं, बीते 4 दिन में जो घटनाएं हुई, चाहे पटना हो, छपरा हो या बाकी ज़िले हो,
अपराधी लगातार चुनौती दे रहे हैं पुलिस को, प्रशासन को, विधि व्यवस्था को। और पुलिस क्या कर रही है, सरकार क्या कर रही है, बदले में 16 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड करके खाना पूर्ति, क्योंकि अब तक पुलिस किसी एक अपराधी को पकड़ नहीं पाई है। मैं बाकी जिलों की छोड़ दूं, राजधानी पटना की बात करूं तो पटना के सबसे पॉश इलाका जिसको बोरिंग रोड कहा जाता है, हड़ताली मोड़ से बोरिंग रोड के रास्ते में काले रंग की स्कॉर्पियो बिना नंबर प्लेट के चलती है और वहां उस गाड़ी में बैठे कुछ बदमाश ताबड़तोड़ फायरिंग करते हैं। एडीजी पुलिस एंड ऑर्डर, लॉ एंड ऑर्डर, हमने तस्वीरें दिखाई कि किस तरीके से पीछा करते हैं। लेकिन इन सब के बाद भी इस घटना को 3 दिन से ज़्यादा का वक्त बीत चुका है, लेकिन अब तक पुलिस कुछ नहीं कर पाई है सिवाय पुलिसकर्मियों को सस्पेंड करने के। हमने बातचीत करने की पुलिस से कोशिश की तो उनका कहना है कि उन्हें पता है, लगातार कोशिश कर रहे हैं। हालांकि अपराधी अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है, कोशिश की जा रही है, उनको ट्रेस किया जा रहा है, कौन है अपराधी, उनकी पुलिस जो है उनका पता लगा सके। लेकिन इन सब के बावजूद चूंकि ये चुनावी साल है और जाहिर सी बात है, सरकार जो पिछली सरकार पर यानी विपक्ष पर सवाल खड़े करते आई है, जंगल राज के नाम लेकर के, लॉ एंड ऑर्डर को नाम लेकर के, आज वही सरकार जब चुनावी साल में कुछ महीनों में चुनाव होने हैं तो जाहिर सी बात है, तेजस्वी हो या विपक्ष के बाकी नेता हो, सरकार पर हमलावर होंगे, क्योंकि तस्वीरें ही गवाही देती हुई फिलहाल नजर आ रही है। रोमाना, नहीं तो ये चुनावी साल में क्या ऐसा लग रहा है कि रणनीति तैयार कर ली गई है विपक्ष की तरफ से, और जंगल राज जिस तरीके के हमले आरजेडी की जब सरकार हुआ करती थी उस दौर पर लगते हैं, इसी के जवाब में क्या ये नया चुनावी हथियार के तौर पर मंगल राज ले आया गया है क्या इस बार आरजेडी की तरफ से? बिल्कुल, चूंकि देखेंगे आपकी सत्ता पक्ष बार बार जंगल राज पार्ट 1, जंगल राज पार्ट 2 इस तरीके का नाम जो है वो देता आ रहा है, तो कहीं ना कहीं उससे जोड़कर अब चूंकि ये जो तस्वीरें आ रही हैं लगातार दिन दहाड़े जितनी घटनाएं हो रही हैं और ख़ास तौर पर राजधानी पटना या बाकी जो शहर है वहाँ पर जिस तरीके की घटनाएं हो रही हैं, विपक्ष इसको मंगल राज का नाम दे रहा है। और विपक्ष ये कह रहा है कि सरकार आखिर कर क्या रही है, वो सरकार जो हम पर सवाल उठाते आई है, उस सरकार को जब चुनावी साल में जनता के बीच जाएगी तो क्या जवाब देगी। और इस जाहिर सी बात है, एक चुनावी हथियार बड़ा बनता जा रहा है विपक्ष के लिए ताकि वो सरकार को घेरने की कोशिश कर सके। और ये कहा जा रहा है कि ये सब जो मामले हैं ये आपसी रंजिश के शिकार है, तो आखिरकार पुलिस जिसके भरोसे यहाँ की जनता है, जिसके भरोसे यहाँ कहा जाता है कि सब कुछ महफूज है, सुशासन की सरकार है, तो वो सुशासन की सरकार कहाँ चली जाती है जब इस तरीके की घटनाएं हो जाती है और पुलिस हाथ पर हाथ धरी हुई बैठी रहती है। जी, हम आगे बढ़ रहे हैं। मुंबई की मीठी नदी घोटाले की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, इसकी आंच जो है अब वो कई सियासी चेहरों पर पहुंचती नजर आ रही है। मीठी नदी घोटाले को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर यह है, एकनाथ शिंदे की शिवसेना के प्रवक्ता संजय निरुपम ने मीठी नदी घोटाले को लेकर सीधे निशाने पर आदित्य ठाकरे को ले लिया है। आदित्य ठाकरे पर वो सवाल उठा रहे हैं। संजय निरुपम दावा कर रहे हैं एक्टर डिनो मौर्य आदित्य ठाकरे के करीबी हैं और आदित्य ठाकरे ने डिनो मौर्य को मुंबई में ओपन जिम खोलने का कॉन्ट्रैक्ट दिया। उन्होंने सवाल पूछा, ऐसे में मीठी नदी घोटाले से आदित्य ठाकरे के क्या संबंध है। उन्होंने आदित्य ठाकरे की भी जांच की मांग कर दी है। उन्होंने मुंबई में जल जमाव के लिए उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे को जिम्मेदार करार दिया है। जांच के दरमियान पाया गया कि आदित्य ठाकरे के परम प्रिय मित्र दीनू मौर्य जो फिल्म एक्टर है, उनकी भी इसमें भूमिका है। मुंबई पुलिस ने दीनू मौर्य को बुलाकर लगभग 8 घंटे तक उनकी जांच की, उनसे पूछताछ की। उनके भाई भी उसमें शामिल थे। इस दीनू मौर्य की क्या भूमिका है इस पूरे घोटाले में, आने वाले दिनों में निकल करके आएगा। लेकिन दीनू मौर्य और आदित्य ठाकरे के जो संबंध हैं वो पूरे मुंबई को पता है। दोनों दोस्त अक्सर पार्टियां साथ साथ करते हैं। दिशा सालियन नाम की एक युवती, उसके मृत्यु प्रकरण में इन दोनों के ऊपर आरोप लग चुके हैं। दीनू मौर्य को आदित्य ठाकरे ने अपनी दोस्ती के बदले मुंबई में कई जगहों पर ओपन जिम दिया था, ओपन जिम का कॉन्ट्रैक्ट दिया था। दीनू मौर्य जो नशीली दवाओं के व्यापार में है, जिस पर आरोप लगता रहा है, ऐसे ड्रग पेडलर और ड्रग ट्रेडर के बीच के साथ आदित्य ठाकरे के संबंध का क्या अर्थ है, इसकी छानबीन होनी चाहिए। दीनू मौर्य पे जो आरोप लगे हैं उन आरोपों की जांच होनी चाहिए। और खासकर अब मीठी नदी के भ्रष्टाचार में जब उस कॉन्ट्रैक्टर के वो संपर्क में था, जिसकी जानकारी, जिसके सारे फोन रिकॉर्ड्स मुंबई पुलिस के हाथ लगे हैं,
तब ये सवाल उठता है कि एक फिल्म एक्टर का बीएमसी के कॉन्ट्रैक्टर से क्या लेना देना, कि जिस तरीके से तीनू मोरिया को बुलाया गया, उसकी पूछताछ की गई, बिल्कुल उसी तरीके से आदित्य ठाकरे की भी मीठी नदी की सफाई के घोटाले के मामले में जांच होनी चाहिए, पूछताछ होनी चाहिए। आइए सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी सूरज ओझा इस वक्त मौजूद हैं और जरा सूरज से जानते हैं। सूरज जी, संजय निरुपम की तरफ से आरोप बड़े बड़े लगाए जा रहे हैं, लेकिन सवाल ये है कि ईओडब्ल्यू की तरफ से जो पूछताछ के लिए बुलाया गया था वो तो दीनू मौर्य और उनके भाई जो सांटनो मौर्य हैं उनको बुलाया गया था। ऐसे में ये लिंक सिर्फ दोस्ती की वजह से ही संजय निरुपम जोड़ रहे हैं आदित्य ठाकरे से, या इसकी कोई और वजह भी है जो सामने आ रही है? देखिए, मेरी ईओडब्ल्यू के अधिकारियों से भी बातचीत हुई, लेकिन पुलिस का ऐसा कहना है कि अब तक उनकी जांच में कोई भी पॉलिटिकल लिंक नहीं आया। देखिए, मैं आपको बताऊं कि दीनू मौर्य और उनके भाई सांटनो मौर्य का नाम क्यों आया। इस पूरे मामले में मीठी नदी का जो मामला है, इसमें केतन कदम और जय जोशी नाम के 2 आरोपियों को ईओडब्ल्यू ने गिरफ्तार किया। दोनों ही मीडिएटर्स हैं, दोनों ने ज़्यादा दाम में ज़्यादा पैसे चार्ज करके जिसका इस्तेमाल कर साफ सफाई की जाती है उसका किराया डबल से ज़्यादा चार्ज किया था और कई इस तरह के घोटाले किए, जिसको लेकर केतन कदम और जय जोशी को गिरफ्तार किया गया। जब मामले की जांच आगे बढ़ी तब पता चला कि केतन कदम ऊबो राइट्स नाम की एक कंपनी में पार्टनर है दीनू मौर्य के भाई का, और इसी कंपनी का एक ऐसी कंपनी के साथ सस्पिशियस मनी ट्रेल सामने आया जो कंपनी इस घोटाले में शामिल है, ऐसा प्राथमिक अंदाज है ईओडब्ल्यू का, और इसी वजह से इन्हें पूछताछ के लिए बुलाया जा रहा है। चूंकि इसमें सांटनो मौर्य का नाम है तो दीनू मौर्य को क्यों बुलाया जा रहा है, तो दीनू मौर्य को बुलाने के पीछे का मकसद ये है कि केतन कदम और दीनू मौर्य के बीच में फोन कॉन्वर्सेशन बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है। इसी वजह से अब ईओडब्ल्यू को जानना है कि क्या ये कॉन्वर्सेशन महज एक इत्तेफाक है या फिर इससे इनका कुछ लेना देना है, और ये जो सस्पिशियस मनी ट्रेल है उसका जस्टिफिकेशन इनके पास क्या है। देखिए, पहले दिन यानी कि सोमवार की बात करें तो सोमवार को दोनों से 8 घंटे से ज्यादा ईओडब्ल्यू ने पूछताछ की। इसके बाद दोनों से दोबारा पूछताछ। ये भी बताइए कि राजनीतिक प्रहार इस मीठी नदी घोटाले को लेकर जिसकी आंच अभी तक तो दीनू मौर्य उनके भाई सांटनो मौर्य तक ही पहुंची हुई है, लेकिन संजय निरुपम सामने आते हैं और सीधे कटघरे में वो आदित्य ठाकरे को खड़ा कर देते हैं। क्या वो इस वजह से, क्योंकि जिस समय ये कॉन्ट्रैक्ट दिया गया उस वक्त सरकार महाविकास अघाड़ी की थी महाराष्ट्र में, इस वजह से ये हमले किए जा रहे हैं? जी बिल्कुल, उस वक्त सरकार जी बीएमसी की जब भी बात की जाती है तो बीएमसी पे अब तक सिर्फ और सिर्फ शिवसेना का ही कब्जा रहा है, शिवसेना का ही मेयर हमेशा रहा है, उन्हीं के हाथ में बीएमसी रही है। इसी वजह से जो भी बीएमसी का कभी इस तरह का घोटाला सामने आता है तो सवालों के घेरे में उद्धव बालासाहब ठाकरे की शिवसेना ही होती है। चूंकि बात दीनू मौर्य की है तो दीनू मौर्य की जो राजनीतिक हलकों में जो खबर है वो यही है कि दोनों दीनू मौर्य और आदित्य ठाकरे बेहद करीबी हैं, और ऐसे में दीनू मौर्य के भाई को अगर किसी तरह का कॉन्ट्रैक्ट मिलता है, देखिए ऊबो राइट्स एक ऐसी बग्गी है जो ब्रिटिश कालीन बग्गी की तरह दिखाई देती है जो साउथ बॉम्बे में जिसे चलाया जाता है, और ये जब बग्गी नई इसको इनॉग्रेट किया गया था तो उस वक्त महाराष्ट्र के तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने इसका इनॉग्रेशन किया था और बड़े धूमधाम से इसको इनॉग्रेट किया था ताकि जो विदेशी पर्यटक आते हैं वो इस चीज़ का इसका आनंद ले सके। पहले घुड़सवारी होती थी लेकिन घोड़े चलाने पर जो बंदी लगी उसके बाद ये ऊबो राइट्स की तरफ से एक बग्गी लॉन्च की गई, तो इसी वजह से दोनों को जोड़कर देखा जाता है। ऐसे कई ओकेशंस हैं जिसपे दीनू मौर्य और आदित्य ठाकरे साथ में दिखाई देते हैं, और यही एक वजह है कि कहीं ना कहीं क्या पॉलिटिकल बैकिंग थी क्या, ये सवाल सामने आ रहा है। जी, भारत की बहादुर बेटी कर्नल सोफिया कुरैशी और उन्हीं पर विवादित बयान दिया था मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह ने। इस वक्त बड़ी खबर यह है कि इस मामले में अब सुप्रीम कोर्ट में थोड़ी देर में सुनवाई शुरू होने वाली है। सूत्रों के मुताबिक एसआईटी ने अपनी पहली स्टेटस रिपोर्ट जो है वो सुप्रीम कोर्ट में सबमिट कर दी है। पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने मंत्री विजय शाह को कड़ी फटकार लगाई थी, कहा था एक जिम्मेदार पद पर रहते हुए आप इस तरह से कैसे बोल सकते हैं, पद की गरिमा का ख्याल आपने नहीं किया। और अब बड़ी खबर यही कि एसआईटी की जो पहली स्टेटस रिपोर्ट है वो अदालत में सबमिट कर दी गई है। कोर्ट के सामने वो रिपोर्ट अब आएगी, कुछ ही देर में सुनवाई शुरू होनी है। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे सहयोगी निपुण सहगल इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। जरा जानते हैं निपुण से क्या अपडेट मिल रहा है। निपुण, कब तक मामला सुनवाई के लिए आएगा?
देखिए रोमाना, ऐसा लगता है कि 35-40 मिनट का समय अभी लग जाएगा उस मामले को सुनवाई में आने के लिए। जो रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को दी गई है वो बिल्कुल दे दी गई है, लेकिन सीलबंद लिफाफे में है। जज उसे देखेंगे, खोलेंगे, पढ़ेंगे और उसके आधार पर अगर कोई इंक्वायरी करनी होगी, कोई पूछताछ करनी होगी मध्य प्रदेश सरकार से, तो उसके बारे में पूछताछ की जाएगी और जांच की दिशा को लेकर भी बात की जाएगी। लेकिन फिलहाल जो है ये सुनवाई होने में 35 से 40 मिनट का अभी वक्त लग सकता है। तो 35 से 40 मिनट का इंतजार अभी सुनवाई शुरू होने में। ऐसे में निपुण, जो पिछली सुनवाई हुई थी उसके बारे में जरा दर्शकों को एक बार फिर से विस्तार से बता दीजिए, किस तरीके से कड़ी फटकार मंत्री विजय शाह को अदालत की तरफ से लगाई गई थी और साथ ही साथ जो एसआईटी गठन के निर्देश सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दिए गए थे। पिछली सुनवाई की बड़ी बात है निपुण। बिल्कुल, देखिए पिछली सुनवाई की सबसे बड़ी बात ये थी कि जिस मानपुर थाने में एफआईआर दर्ज हुई थी, वहां से मामले को बड़ा करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 3 आईपीएस अधिकारियों की एसआईटी बनाकर उसे एफआईआर ट्रांसफर कर दी थी, जांच के लिए कहा था और ये कहा था कि समय समय पे एसआईटी उसे रिपोर्ट दे। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने 2-3 अहम बातें कही थी। पहली बात ये कि मध्य प्रदेश सरकार और उसके प्रशासन की निष्पक्षता की एक जांच होगी इस मामले में, तो निष्पक्षता पर सवाल उठाए थे। तो इसीलिए जो है मध्य प्रदेश के बाहर के तीनों आईपीएस अधिकारी रखे गए एसआईटी में और साथ ही साथ मंत्री के लिए कहा था, जो विवादित मंत्री हैं विजय शाह, उनके लिए कहा था कि आपकी माफी को हम स्वीकार नहीं कर सकते। अगर आपको कोई पछतावा होता तो आपके कदम कुछ और होते। तो सीधे सीधे ना कहकर सुप्रीम कोर्ट ने एक तरह से इशारा किया था कि वो पद पर अभी तक बने हुए क्यों हैं। बिल्कुल, और देखिए ना, आज दोबारा से मामला सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट में आ गया है, लेकिन मंत्री ने इतनी लोकलाज नहीं दिखाई है कि अपने पद से वो इस्तीफा दे दे। अभी भी मंत्री की कुर्सी पर कुंडली मारकर बैठे हुए हैं मंत्री विजय शाह। इस बीच अदालत की तरफ से पिछली सुनवाई में ही साफ कर दिया गया था कि मंत्री की माफी काफी नहीं है। अब मैं आपको सिलसिलेवार तरीके से बताती हूं कि ये मंत्री विजय शाह किस तरीके से बार बार सामने आ रहा है और माफी मांग रहा है। 13 मई पहली माफी मांगी, कहा सोफिया मेरी बहन जैसी है। फिर 14 मई दूसरी माफी मांगी, बयान के लिए मैं दिल से शर्मिंदा हूं। उसके बाद फिर 23 मई तीसरी बार माफी मांगी, कहा मेरा बयान भाषाई भूल थी। तो ये माफी मंत्री मांग रहे हैं, लेकिन अदालत तो साफ कर चुकी है माफी काफी नहीं है। बड़ी खबर इस वक्त जम्मू कश्मीर से आ रही है। आपको बता दें कुपवाड़ा में बादल फटने से बाढ़ की खबर है, साथ ही कई जगहों पर लैंडस्लाइड का भी खतरा मंडरा रहा है। हाईवे सहित कई प्रोजेक्ट को फिलहाल नुकसान पहुंचा है। तो आपको बड़ी खबर बता दें जम्मू कश्मीर से, क्योंकि लगातार देखिए मौसम का मिजाज बदला है और लगातार जिस तरीके से पहाड़ी इलाकों में बारिश हो रही है उससे जम्मू कश्मीर में भी लैंडस्लाइड देखने को मिला है। कहा जा रहा है जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में बादल फटने की खबर आई है। यहाँ पर कई जगहों पर यानी कि जम्मू कश्मीर में लैंडस्लाइड का खतरा बढ़ गया है। हाईवे सहित कई ऐसे पावर प्रोजेक्ट्स वहां चल रहे थे जिसको काफ़ी नुकसान पहुंचा है। और तस्वीर ये कुपवाड़ा की है जम्मू कश्मीर की, जिसको देखकर आप समझ सकते हैं कि बारिश और बादल फटने से यहाँ पर जोरदार लैंडस्लाइड देखा गया। और कहा जा रहा है कि यहाँ पर पावर प्रोजेक्ट्स लगे हुए थे, जिसको आसपास जो इलाके जहाँ पर ये प्रोजेक्ट लगा हुआ था उसको भी काफ़ी नुकसान पहुँचा है। तो आपको ये खबर हम बता दें, जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा की ये तस्वीर है जहाँ पर बादल फटने की खबर आई है। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में बादल फटने की खबर है। यहाँ पर कई जगहों पर लगातार लैंडस्लाइड देखा जा रहा है। हाईवे के साथ साथ, हाईवे तो आप देख सकते हैं, ये जो पानी जिस तरीके से बह रहा है ये साथ आपको हाईवे नजर आ रहा होगा, लेकिन लैंडस्लाइड इस तरीके से हुआ है कि रोड का पता भी नहीं चल रहा कि यहाँ पर कभी रोड हुआ करती थी। साथ ही कई पावर प्रोजेक्ट्स यहाँ पर काम कर रही थी, लेकिन फिलहाल इस बादल फटने और लगातार बारिश से, लैंडस्लाइड से उन पावर प्रोजेक्ट्स को काफी नुकसान पहुंचा है। जम्मू कश्मीर के साथ साथ भारत के अलग अलग इलाकों, अलग अलग राज्यों में भी लगातार बारिश हो रही है, जिसे लेकर मौसम विभाग भी लगातार चेतावनी जारी कर रहा है कि अभी कुछ दिनों तक और भी बारिश हो सकती है। इसे प्री मानसून कहा जा रहा है। प्री मानसून के हिसाब से लगातार जिस तरीके से मौसम का मिजाज बदल रहा है, मौसम विभाग भी लगातार जानकारियां दे रहा है, अपडेट कर रहा है कि अभी और भी बारिश हो सकती है। लेकिन फिलहाल जो तस्वीर है वो हम आपको जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा से दिखा रहे हैं। ये जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा की तस्वीर है, जहाँ पर देखिए किस कदर यहाँ पर मौसम का कहर बरपा है। कहा जा रहा है कि यहाँ पर अचानक से एकाएक बारिश के साथ बादल फटा और उसके बाद हाईवे के साथ साथ कई प्रोजेक्ट्स यहाँ पर आसपास लगी हुई थी और वो भी फिलहाल बर्बाद हो चुका है। और देखिए देश के कई हिस्सों में आज भी बारिश के अलर्ट हैं। वहीं मौसम विभाग ने कहा है कि जून महीने में सामान्य से अधिक मानसूनी बारिश की संभावना है। देश के कई हिस्से बरसात से सराबोर हैं। कहीं कहीं लोगों को परेशानी तो हो रही है, लेकिन पूरे देश के लिए राहत की खबर है कि इस मानसून में सामान्य से ज्यादा बारिश होगी। आज जो पूर्वानुमान जारी किया गया है
इसके हिसाब से देश के लिए खुशखबरी है। वर्षा सामान्य से ज़्यादा होने का संभावना है और क्वांटिटेटिवली 106% वर्षा होने का संभावना है। आज भी देश के कई हिस्सों में भारी बारिश का अलर्ट है। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में बारिश हुई, वहां ओले भी गिरे। जम्मू कश्मीर के त्राल में तेज हवा की वजह से पेड़ गिर गया, जिसमें दबकर एक महिला की मौत हो गई। हैदराबाद शहर के कई हिस्सों में भारी बारिश हुई। केरल के कन्नूर में भारी बारिश और तेज हवाओं की वजह से कई पेड़ उखड़ गए, तो वहीं रेस्क्यू का काम जारी है। तमिलनाडु के नीलगिरी में भारी बारिश की वजह 17 घर तबाह हो गए, जिसके चलते 350 लोगों को राहत शिविर में शरण लेनी पड़ी। कर्नाटक के कलबुर्गी में भारी बारिश की वजह से एक कॉम्प्लेक्स की बिल्डिंग गिर गई। मध्य प्रदेश के भोपाल के कई हिस्सों में भारी बारिश हुई। एमपी के बुरहानपुर में 1 घंटे की मूसलाधार बारिश ने आफत खड़ी कर दी। कई जगहों पर जलभराव हो गया। बारिश ने नगर निगम की तैयारियों की पोल खोल दी।